स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर को हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करके कैसे कॉल कर सकते हैं। राइट, पिछले वीडियो में हमने ए स्टोर प्रोसीजर लिखा था टोड फॉर माई स्क्वेल में, और हमने ये भी सीखा था कि स्टोर प्रोसीजर को टोड से हम कैसे कॉल करते हैं। राइट, और ये जो स्टोर प्रोसीजर है इसे मैंने कॉपी कर लिया है इसमें इक्लिप्स में। राइट, तो ये स्टोर प्रोसीजर हमने लिखा था स्क्रैच से, इसे कैसे कॉल करते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल, देयर आई हैव टॉट हाउ टू क्रिएट स्टोर प्रोसीजर फ्रॉम स्क्रैच। राइट, तो हम प्री एज्यूम करके चलते हैं कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, हमारे पास ऑलरेडी स्टोर प्रोसीजर इस नाम से है। अब हमें इसे कॉल करना है। तो इसमें देख सकते हो कि एक इनपुट पैरामीटर है जो कि एम्प्लॉय आईडी है, और इसमें 4 आउटपुट पैरामीटर है। राइट, तो फाइनली क्या है कि स्टोर प्रोसीजर क्या करता है कि एम्प्लॉय आईडी इनपुट लेगा और एम्प्लॉय डिटेल्स आपको रिटर्न देगा। राइट, लेकिन हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क के कोड से कॉल करना है। अभी मेरा जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है इसमें देख सकते हो कि एप्लीकेशन context.xml में सारे बीन्स को हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। हमारे पास डॉ सर्विस लेयर है, सर्विस डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय डॉ, तो उसका डिपेंडेंसी यहाँ मैंने सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से करा है। फिर डॉ डिपेंड्स ऑन JDBC टेम्पलेट, डॉ में जाओगे तो JDBC टेम्पलेट पे डिपेंडेंट हो रहा है, और JDBC टेम्पलेट का यूज हो रहा है डेटाबेस को कॉल करने के लिए। तो यहाँ जो देख रहे हो सिंपल सेलेक्ट क्वेरी है, इसको हमें रिप्लेस करना है स्टोर प्रोसीजर कॉल से। राइट, एंड फाइनली JDBC depends on the JDBC template, right? And that's why here you can see this is referring internally. Again, JDBC template depends on the data source, so data source को refer कर रहा है। right? And this is the data source bean. बहुत simple है। right? Now if I run the client program, just I am trying to fetch employee information with ID 2. If I look into the database, the one से मेरे पास 2 employee details है, जिसमें पहला employee का ID है 1 और दूसरा का 3. When I run, then it should give me the details of employee whose ID is 1, and that's the result we are getting. Now I would like to introduce a stored procedure in my DAW layer. Right, यहाँ मुझे stored procedure को call करना है। Right, to call a stored procedure in a Spring framework, you have to use a class is called, something is called simple JDBC कॉल आपको यूज करना होगा। ठीक है, सिंपल JDBC कॉल में अंदर सोर्स कोड को हम देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इसको इंस्टेंशिएट करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI का यूज करना होगा, कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी। यहाँ दो कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं, तो इसको इंजेक्ट करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI चाहिए, जिसमें डायरेक्टली आप डेटा सोर्स को इंजेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप JDBC टेम्पलेट को भी इंजेक्ट कर सकते हो। व्हिचएवर यू लाइक यू कैन डू। वी विल सी द बोथ अप्रोच। शुरू में हम देखेंगे कि JDBC को कैसे इंजेक्ट करके हम सिंपल उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल JDBC कॉल को बेसिकली कैसे इंजेक्ट करेंगे JDBC टेम्पलेट का डिपेंडेंसी देकर। राइट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इन माय डॉ क्लास, आई एम गोइंग टू रिमूव JDBC टेम्पलेट। हियर आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई सिंपल JDBC कॉल, सिंपल JDBC कॉल। राइट, और इसको एज ए इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, और इसका सेटर गेटर मेथड मैं क्रिएट कर देता हूँ गाइस। इसका सेटर गेटर मेथड क्रिएट कर देता हूँ, ताकि सेटर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से इसे हम इंजेक्ट करेंगे एप्लीकेशन context.xml। राइट, एंड हियर यू कैन सी आई हैव गिवन द सेटर्स एंड गेटर्स। नाउ ऑफ कोर्स वी नीड टू मेक चेंज ओवर हियर we have a simple SQL query, but we don't want this simple SQL query. What I want to use simple JDBC कॉल, और यहाँ पे आपको मेथड यूज करना होगा विथ सॉरी गाइस, विथ प्रोसीजर नेम। राइट, और विथ प्रोसीजर नेम, यहाँ प्रोसीजर नेम आपको पास करना होगा। सो इन आर केस व्हाट इज द स्टोर प्रोसीजर नेम, सेम नेम यू हैव टू पास। सो लेट मी शो यू। Sorry, I was in another project. So here this is the store procedure name we have to pass. Right, this is our store procedure name.
Now store procedure, sorry, in doll layer, make sure that we are making change in this same project. Yes, so here you have to pass a stored procedure name. Pretty simple. Now if you look into the return type of this guy, is nothing but the simple JDBC call only, right? Now what I have to do, simple JDBC call, it's a simple JDBC call, execute method you have to basically call. But before calling the execute method, you have a lot of overloaded method. I'm going to use, of course you can use first method, second method as well, but I'm going to use this third method, right, which takes SQL parameter source as an argument, right? So of course we need to create first of all an object of SQL parameter source, right? This is an interface. You need to get the I would say input parameter, sorry guys, input parameters. So basically इसमें क्या होगा, एक मैप है जिसमें हम जो स्टोर प्रोसीजर का इनपुट पैरामीटर है उसको डाल के पास करेंगे. इनको इनपुट पैरामीटर आई हैव ओनली वन, बट यू मे हैव मोर देन वन, and that's why we required a map, kind of map. So here I would say map SQL parameter source. This guy is having a lot of constructors, many constructor, not a lot of. So I'm going to use this constructor which takes parameter name as key and value as object. So here parameter name आपको क्या करना है, स्टोर प्रोसीजर का जो इनपुट पैरामीटर नेम है ये पास करना है, राइट? So I'm going to give emp id, which is our input parameter, and actual employee id, which is coming from the client. Yeah, and look at the return type. Okay, now sorry, now we need to pass this input parameter to this guy, execute method, right? Now if you look into the return type of this guy, it is returning map, key as an string and value as an object. So I would say output map, right? So let me tell you, once you execute a store procedure, right, by calling the execute method, then this will give you the map. And what is going to store in the map? Nothing but key as the output parameter name, and value is the corresponding value, right? But if you look into the value always returns you the object, right? Then you need to typecast into corresponding type. So now I'm going to, what I'll do, here I'm going to create one employee object. Okay, employee equals to new employee, and here I'm going to check if output map not equal to null, right, then I would set all the values into this employee. So I'd say employee, let's say employee ID. Employee ID is simply coming from the client that I'm setting. Then employee dot, let's say email, right? So here I would say output dot get. This is a map, so of course you can use get, and object as a key you have to pass. What would be the key? Key would nothing but the a जो की है a की आउटपुट. सो ऑफ कोर्स किसी भी ऑर्डर में वैल्यू सेट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या रिटर्न देगा आपको, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न देगा, राइट? यू कैन सी वैल्यू इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट. सो यू हैव टू टाइप कास्ट इनटू स्ट्रिंग, क्योंकि ईमेल क्या है, स्ट्रिंग है, तो टाइप कास्ट इनटू स्ट्रिंग, दैट्स इट. नाउ let's set value for other attribute as well. So after that we have employee name, and of course we can set employee name, and what would be the output name of employee name, emp name. So same you have to say, guys, this has to match. Sorry guys. Now what else we can set, rest of the things as well. Gender you can set, and of course gender is a string. In database side it is varchar, so I would say gender. And last but not the least, what is that? Salary, maybe salary, right? So we have done setting with email, employee ID, name, gender. Now last but not least, salary.
So let's set salary. Salary, and salary is nothing but double. So you need to type plus into double, right? And if you look into the output parameter, we have given emp underscore sal. So same name you have to specify over here, and almost we have done, right? Now of course we have to return employee object. So let me explain you the entire code again. So what basically we are doing, we are calling fetch employee by ID, and there client has to pass this employee ID, and we are making use of simple JDBC call to call a stored procedure. You have to pass the stored procedure name. Then this stored procedure is having one input parameter, that is nothing but the emp underscore ID. So we have to set input parameter in basically in this map SQL parameter. If you have more than one parameter, then you can call add value on this reference, and you can add more than one parameter as well. And this input parameter you have to pass to the execute method. This guy is going to return you map, right? From map you have to extract all the output, and just we are setting in employee, and same is going to return. Let's say employee is sending employee ID which is existing on the database side, so this will work perfectly fine. Let's say employee details with a supplied ID is not existing on the database side, then in that case this guy is going to return you null, right? So this code snippet is not going to execute. In that case empty employee object is going to return, right? Whatever empty object we have in a slide over here. So this code should work perfectly fine. But before go ahead and run the client program, we have to make change into the एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट. तो यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, राइट? तो हमारा जो डॉग क्लास है, नाउ डॉग क्लास डजंट डिपेंड्स ऑन द इस पर डिपेंड नहीं करता है, राइट? JDBC टेम्पलेट पर. इंस्टेड अपना जो डॉग क्लास है वो सिंपल JDBC कॉल पे डिपेंड करता है, राइट? सो आई वुड से नेम इक्वल टू JDBC simple JDBC template and ref equal to JDBC template. That means we have to configure one bean right over here. उसका ID क्या होना चाहिए? Simple JDBC call, right? And you need to supply the qualified name of JDBC template, right? So I would go over here, click on this arrow and copy qualified name of this guy. और ऑफ कोर्स यहाँ देख सकते हो कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI है इसके, राइट? तो आपको कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI से इधर यू कैन इंजेक्ट डेटा सोर्स और JDBC टेम्पलेट. तो पहले हम JDBC टेम्पलेट का देखते हैं, फिर डेटा सोर्स का भी देखेंगे. और यहाँ पे क्लास, सॉरी गाइस, क्लास इक्वल टू क्या देना होगा? क्वालिफाइड नेम ऑफ क्लास. सो दैट इज दिस. नाउ दिस गाय हैज़ डिपेंडेंसी ईदर ऑन JDBC टेम्पलेट और डेटा सोर्स. तो पहले हम कंस्ट्रक्टर आर्ग से क्या करते हैं? नेम इक्वल टू JDBC टेम्पलेट, राइट? एंड रेफ इक्वल टू JDBC टेम्पलेट ऑलरेडी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट? एंड दैट्स इट, वी आर डन. नाउ ऑल द एसोसिएशन we have created. Now I go to, sorry, so now I am in my client program, guys. Now I'm going to run this program, and here you can see I got the details of employee whose ID is 1. So if I go in database, so employee with ID 1 is nothing but the shown, and email, gender and salary, everything is matching. Let's say I am passing employee ID 10, which doesn't exist at all on the database side. If we do not have employee information with ID 10, then let's see what is coming out. So in this case just I am getting the employee ID, because employee ID in $, we are setting, right? Whatever employee ID is coming from the client, that we are setting over here, right? So that means still output is returning. It is not returning null, but it is returning something else. That's why we are able to set this employee ID, right? But not a problem. But anyway, our output is not wrong, right? So it is working fine, right? But in beginning हमने क्या बोला था आपको? हमने बोला था कि लेट्स से यहाँ ID 1 कर देता हूँ. हमने क्या बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम चेंज करेंगे, ये देखेंगे कि सिंपल JDBC को हम इंजेक्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन से, इधर विथ JDBC टेम्पलेट और डाटा सोर्स.
यदि आप चाहो तो JDBC टेम्पलेट को यहाँ मैं कमेंट कर देता हूँ। इवन JDBC टेम्पलेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, directly you can do the dependency injection with JDB data source, right? So यहाँ मैं डेटा सोर्स से डायरेक्टली इसे इंजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमने सोर्स कोड देखा है, वहाँ ये दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्टर बेस्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन वी कैन डू फॉर सिंपल JDBC कॉल विथ JDBC टेम्पलेट और डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स के साथ भी डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर बेस्ड DI आप करोगे तो रिजॉल्व हो जाएगा, राइट? Now if I go to the client program and run, it should work perfectly fine, right? And here is the result, and here you can see we can get the result. So that's all I wanted to show in this video tutorial, guys. In this video tutorial we have learned how to call a store procedure from Spring Framework 5, right? So इसमें जितने भी आपने देखा तो Spring Framework 5 का हम डिपेंडेंसी इसमें यूज कर रहे हैं, right? This is the latest one as of now. So thank you so much for watching this video and see you there in the next video tutorial.